और चलिए सबसे पहले आपको कोलकाता लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। अधिकारी ही एक प्रकार से इनकी कैडर बन गए, तो यहाँ कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है। परंतु ममता बनर्जी जी अगर ये सोचती है कि विक्टिम कार्ड खेलकर हम सिंपैथी प्राप्त करेंगे, तो आपको कॉन्क्रीट मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और इससे बच नहीं पाओ। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एनडीए की सरकार बिहार में भी आई, हम बदतर से बदतर व्यवस्था से राज्यों को बाहर निकाले हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बंगाल की जनता हम पर भरोसा कर सकती है। हम बदतर से बदतर हालत वाले राज्यों से एक अच्छे सुशासित राज्यों में परिवर्तन करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और बंगाल में भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। আর ভারত পৌলমী কি হলো? के अलावा और कोई मुद्दा है जो आप प्रवक्ता से उठाना चाहेंगे? उसके साथ साथ नहीं, जरा रिपीट करिए आप। ममता बनर्जी की कुशासन के अलावा और कोई मुद्दा है जो आप प्रवक्ता से उठाना चाहेंगे? उसके साथ साथ भाजपा। तो बंगाल में सियासी तापमान गर्म है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ में राज्य स्तरीय चार्जशीट पेश की है, जो अभी आपने सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ 40 पेज की चार्जशीट जारी की है और कहा कि यह चार्जशीट जनता की आवाज है और इसमें 15 साल की टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कर्मचारियों जैसे यहां पर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही अभिषेक बनर्जी को भी निशाने पर लिया गया। बीजेपी पहले आरोपों की चार्जशीट और बाद में समाधान के लिए रेजोल्यूशन जारी करने की रणनीति पर काम कर रही है। चार्जशीट पर बोलते हुए अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कोई कोर्ट ने केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। अहम इलाकों में राज्य के बिगड़ते हालात को दिखाया गया है। अमित शाह ने राज्य में कई तरह के भ्रष्टाचार, शिक्षा, पूरे राज्य में खराब हेल्थ सिस्टम, बेरोजगारी, प्रशासनिक कमजोरियों समेत कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 7वां वेतन आयोग समेत कई मुद्दे भी चार्जशीट में दाखिल किए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक करीब 40 पेज की इस चार्जशीट में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंडस्ट्री, रोजगार और महिला सुरक्षा समेत कई जरूरी मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर लगे हुए आरोपों की डिटेल्स भी हैं। और इसके साथ ही बीजेपी केंद्र सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए पैसे और उन्हें लागू करने में हुई गड़बड़ियों को भी सामने लाना चाहती है। दूसरे शब्दों में बीजेपी खेमा राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी और केंद्र की पहल दोनों को सामने लाना चाहती है। जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है,
तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। बीजेपी ने अभी तक सभी विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि अभी करीब 19 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन पूरे राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर शुरू हो चुका है। पार्टी ने रामनवमी के आसपास गुरुवार और शुक्रवार को खास प्रोग्राम के जरिए जनसंपर्क बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। हालांकि बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया। दरअसल बीजेपी की रणनीति थी कि पहले राज्य सरकार पर आरोप लगाने के लिए एक चार्जशीट जारी की जाए, जिसके बाद एक रेजोल्यूशन जारी किया जाएगा जिसमें समाधान की रूपरेखा भी बताई जाएगी। सुनिए, आपको सुनाएंगे आगे। तो वहीं देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव सिर्फ योजनाओं और विचारधारा पर नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते यानी कि डीए पर भी लड़ा जाएगा। बीजेपी ने इस मुद्दे को अपना सबसे धारदार चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 5 अप्रैल को बीजेपी के घोषणा पत्र में डीए को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। तो एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बंगाल, आपको सुनाते हैं गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। और उत्तर बंग की जिस प्रकार की डाइवर्सिटी वाली कल्चर है उसको भी हम बढ़ावा देंगे, इसकी सुरक्षा भी करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में उत्तर बंग के लिए एक प्रकार से हम विशेष चैप्टर भी लेकर आने वाले। G24 मौमिता चक्रवर्ती। सर, बंगाल में अभी माइग्रेंट लेबर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है। 5000 या फिर 8000 में नौकरी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्लान फॉर यूथ जनरेशन? देखिए, इसका समस्या का समाधान एक ही है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति देना। यहाँ से कट मनी के कारण, सिंडिकेट के कारण और भ्रष्टाचार के कारण पूरी इंडस्ट्री देश भर में चली गई। आजादी के वक्त बंगाल एक प्रकार से भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक माना जाता और कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हुआ? अगर यहां पर इंडस्ट्री आती है तो युवाओं के रोजगार की गारंटी अपने आप बढ़ जाती है। हम सबसे पहले इसको प्राथमिकता देंगे। और जो आप बता रही है बहुत कम मुआवजे में रोजगार कर रहे हैं, मतलब उनकी तनख्वाह बहुत कम है, इसका मेन कारण घुसपैठिया है। घुसपैठिया जो घुस रहा है हमारे युवाओं के अधिकारों का, रोजगारी का भी और रोजगारी के मुआवजे मतलब उनकी तनख्वाह का भी बहुत बड़ा खेल बिगाड़